प्रीलिम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये सबसे ख़तरनाक परीक्षा होती है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि प्रीलिम्स तो यूं ही टिक मार्क करके हो जाएगा, अंदाज़ा लगाएंगे थोड़ा सा, सबसे लंबा आंसर जो होगा उस पर टिक करेंगे या ABCD में से C पे टिक करेंगे और सही हो जाएगा। इन अंधविश्वासों में मत रहिए। ये IAS है और IAS होने का मतलब है प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ होना। पहली बात तो कोई जादू चलता नहीं है प्री में कोई तुक्का नहीं बैठता है। अगर हम ये माने कि कोई जादू से हो गया, हनुमान जी को बहुत बड़ा प्रसाद बोला था किसी ने और हनुमान जी ने उसे प्री पास करा दिया, जो कि नहीं कराते, तो मेंस कैसे करोगे? जब तक फुल सिलेबस कवर नहीं है और ठीक से लिखना नहीं आता है तो मेंस कैसे कवर करोगे? चलो मेंस में भी शिव जी की कृपा हो गई तो इंटरव्यू में तो फिर किसी की कृपा नहीं होनी, क्योंकि वो व्यक्तित्व परीक्षण है। आप में से तमाम लोगों का व्यक्तित्व बुरा मत मानना, बिल्कुल भी बुरा मत मानना। तमाम लड़कों का व्यक्तित्व ऐसा है जैसा कि हमारे यहाँ तमाम लड़कों का ऐसा है। मैंने आप लोगों का P1 बैच वालों का बिल्कुल नहीं देखा है कि कैसा है, लेकिन P1 में जो लोग और बैचेस के लोग भी शामिल हैं उनका भी नहीं देखा है, सिवाय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच वालों के, जिनके तमाम फ़ोटो और वीडियो हम मंगाते हैं देखने के लिए। तो प्रारंभ में बहुत सारे लोगों का व्यक्तित्व बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं होता है, नाम मात्र के लिए। एकदम जो तमाम सारे, मैं फिर से कहूँगा एक बार फिर के बुरा मत मानना, तमाम सारे फिटर, प्लम्बर, ठेले वाले, चाट वाले, दुकानदार, इस तरह का व्यक्तित्व दिखाई देता है। वही जैकेटें, वही गोल गोल टोपियां लगाए हुए, वही खड़े हुए डूड वाले बाल स्पाइक वाले, वही फटी हुई जीन्स पहने हुए, इसी टाइप के व्यक्तित्व नज़र आते हैं। ऐसा नज़र आओगे तो अधिकारी कैसे बनोगे? जब तक अपने में आप फील नहीं करोगे कि अधिकारी मैं हूँ और अधिकारी जैसा मैं रहता हूँ, आँखों में प्रखर चमक नहीं होगी, तब तक व्यक्तित्व निर्मित नहीं होगा। सबसे कठिन है इंटरव्यू, सबसे कठिन है प्री और सबसे कठिन है मेंस। तो फिर आसान क्या है? कुछ भी नहीं बेटा, IAS से हलवा नहीं है। लेकिन रिलेटिवली अगर कहें तो सबसे अधिक कठिन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें कोई सीमा नहीं है कहाँ से कहाँ तक इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। इंटरव्यू की तो एक सीमा है कि भाई ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे, देश दुनिया की बातें पूछेंगे, हॉबीज़ के बारे में पूछेंगे, इत्यादि इत्यादि के बारे में पूछेंगे। लेकिन प्रिलिमिनरी की तो कोई सीमा ही नहीं है। मेंस का सिलेबस बिल्कुल निश्चित है, उस निश्चित सिलेबस में वही प्रश्न करेंगे जिन पर कम से कम 150, 250, 200 वर्ड लिखे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न करेंगे, है ना। कोई वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला तो क्वेश्चन करेंगे नहीं। लेकिन प्रिलिमिनरी ऐसा ही होता है। MCQ करते समय एक बात ध्यान रखनी होती है कि ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमें लगाना है, इसकी एक कला होती है। ये कला कैसे आती है? पिछले साल के पेपर उठाइए। नेचुरली पूरी तैयारी है आपकी, फुल सिलेबस तैयार है, तभी एग्ज़ाम देना चाहिए, नहीं तो बेकार अपने को फ्रस्ट्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपका सिलेबस तैयार है और आप एग्ज़ाम देने के लिए अपने को फिट महसूस कर रहे हैं, तो कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन मत करिए। आपकी टेस्ट सीरीज़ है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। सॉल्व्ड पेपर उठाइए, सॉल्यूशन अलग लिखा हो, जिसमें आंसर शीट अलग हो। हर क्वेश्चन का आंसर एक कागज़ पे लिखिए और उतने ही समय में लिखिए जितने समय 2 घंटे में आपको लिखना होता है। इसके बाद ये देखिए कि कौन से कई कैटेगरी में अपने क्वेश्चंस को बांटिए। एक कैटेगरी तो वो है कि आपने B सही लगाया, B लगाया और B ही सही है, ऐसे प्रश्न तो बहुत अच्छी बात है। इन प्रश्नों को ग्रीन टिक कर दीजिए कि ये तो हमने जो सोचा था वो सही हो गया। एक क्वेश्चन वो है जिसमें आपने B सोचा था लेकिन C निकला, D निकला, E निकला, यानी जो सोचा था वो नहीं निकला, इनको रेड मार्क करिए। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनमें आप धोखे में थे कि B सही है या C सही है।
आपने सी लगा दिया, वो बी सही निकला, इनको ऑरेंज मार्क करिए। यानी यहाँ पर आप दुविधा में थे, कुछ हद तक आपको आंसर का अंदाज़ा लग रहा था लेकिन आप दुविधा में थे। और एक कैटेगरी वो है, उस पर आप क्रॉस कर दीजिए जो आपको आते ही नहीं थे, तुक्का मारा प्योरली। तुक्का भी अगर सही हो गया तो उसको कोई कैटेगरी नहीं, क्रॉस में ही रखिए। आपको आता नहीं था लेकिन आपने अंदाजे से मार दिया और वो सही निकल गया, तो इसको ग्रीन मार्क मत करिए, इसको क्रॉस मार्क करिए, बाकायदा लाल कलम से क्रॉस करिए। 4 कैटेगरी होगी। अब ये देखिए कि जो ग्रीन मार्क हैं क्वेश्चन वो कितने हैं और जो बाकी हैं वो कितने हैं, उन पर अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपको नंबर कितने मिलेंगे। 3 क्वेश्चन गलत हैं तो 1 क्वेश्चन के नंबर कट जाते हैं। इस तरह से आप अपने नंबर निकाल लीजिए। इस तरह से जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अपनी हैसियत पता लग जाएगी कि मैं एग्ज़ाम देने लायक हूँ कि नहीं। टेस्ट सीरीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, महंगी टेस्ट सीरीज़ में कोई ज़रूरत नहीं। मेरा जो टेस्ट सीरीज़ का बैच है वो बिल्कुल अलग है। मैं सिखाता हूँ आंसर कैसे दिया जाए, मैं टू द पॉइंट क्वेश्चंस के आंसर्स बताता हूँ। क्वेश्चन करता हूँ, तुरंत आंसर, क्वेश्चन तुरंत आंसर, और ये भी टेक्निक बताता हूँ कि इनमें से कैसे आंसर दिया जाए। विभिन्न प्रकार के कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। फिलहाल ये 15,000 का बैच है, 6 महीने के लिए आपको वीडियो देखते हैं, 80 वीडियो हैं। तो ये बैच जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी टेस्ट सीरीज़ किसी भी कोचिंग की नहीं। छपी छपाई टेस्ट सीरीज़ें होती हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में आते नहीं। मैं जो प्रश्न आपसे करता हूँ बिल्कुल यही प्रश्न या ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपने अभी तक सुने नहीं होंगे, ये गारंटेड है। तो ऐसी टेस्ट सीरीज़ कोई भी नहीं बनाता है, ना कोई बना सकता है, आप ही बना सकते हैं। तो ऐसी टेस्ट सीरीज़ आप स्वयं बनाइए। जब मेरी टेस्ट सीरीज़ कर लेते हैं तो आप ऐसी 10 टेस्ट सीरीज़ स्वयं तैयार कर सकते हैं। पास होना गारंटेड है, डेफिनेटली आप प्री में निकलेंगे, क्योंकि जब आप स्वयं एग्जामिनर के माइंड से सोचने लगेंगे तो आप पास हो जाएंगे। पास होना क्या होता है? ट्यूनिंग विद द एग्जामिनर, यानी जैसा एग्जामिनर सोचता है वैसा आप सोचने लगें, यही जो है वो पास होना होता है। एग्जैक्टली क्या है कि एक स्टूडेंट ने अभी कहा कि सर अगर मैं फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लूँ तो क्या मैं जो प्री जून में होगा उसको देने लायक हो जाऊंगा? मान लो व्यापारी बुद्धि से मैं कहता, वो है नहीं मेरे में, बिल्कुल ही नहीं है, नाम मात्र की अकल नहीं है व्यापारिक बुद्धि, मैं कहता कि बिल्कुल ज्वाइन कर लो, क्यों नहीं हो जाओगे? एक दिन में कई वीडियो देख लो, बिल्कुल हो जाओ। मैंने कहा नहीं हो पाओगे, ये हलवा नहीं है कि 6 महीने में तैयारी कर लो। फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने के बाद तुम 6 महीने के अंदर क्या फुल सिलेबस कर लोगे? जब तक फुल सिलेबस तुम नहीं करते तब तक तुम प्री देने लायक नहीं हो। क्या एग्जाम में ऐसा थोड़ी होता है कि संविधान का 20% प्री में आएगा, 80% मेंस में आएगा। हिस्ट्री का 20% प्री में आएगा, 80% मेंस में आएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, संविधान, पब्लिक पॉलिसी, सोशल ज्योग्राफी इत्यादि तमाम सारे सब्जेक्ट हैं। 30 टॉपिक्स हैं ये, 30 टॉपिक, 30 टॉपिक्स। जिसको अभी भी क्लियर ना हो, हालांकि मैं 1000 बार बता चुका हूँ फेसबुक पे, तो मुझसे फिर भी व्हाट्सएप करके पूछ सकता है कि सर वो 30 टॉपिक बता दीजिए। वैसे अगर ध्यान देंगे तो हाउ टू स्टार्ट फेसबुक का ग्रुप है, तो उसके अंदर जो पिन पोस्ट होती है, जिसे कि फीचर्ड पोस्ट आजकल कहते हैं, फेसबुक इसका नाम बदलता रहता, पता नहीं कौन सा ड्रामा है इनका, तो कभी फीचर्ड पोस्ट, कभी पिन पोस्ट, कभी कुछ नाम बदलते रहते हैं। यानी वो पोस्ट जो सबसे ऊपर होती है उसके अंदर वो 30 टॉपिक लिखे हुए हैं। ये प्री के टॉपिक है महाराज। और अगर एक साल लें हम 360 दिन 30 टॉपिक के लिए, तो 12 दिन मिलते हैं एक टॉपिक के लिए। और 12 दिन का मतलब है ओनली 12 डेज कि इंडियन हिस्ट्री एक टॉपिक है, फिजिकल ज्योग्राफी एक टॉपिक है, ह्यूमन ज्योग्राफी एक टॉपिक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक टॉपिक है। तो 12-12 दिन इनके लिए कितना कम समय है, ये अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप आईएएस एस्पिरेंट क्या खाक हैं? कैसे आईएएस एस्पिरेंट हैं अगर आप इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते? 6 महीने के अंदर आप सोचते हैं कि आप इस लायक हो जाएंगे कि आप जो है आईएएस दे लेंगे। ग्रेजुएशन बेटा कितने साल में करते हो? 3 साल में। बीटेक वाले 4 साल में करते हैं, एमबीबीएस वाले 5-6 साल में करते हैं। एमबीबीएस का मतलब ही है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ग्रेजुएशन होता है। एमबीबीएस वाला तो फिर भी प्रैक्टिस करने लगेगा, बीटेक वाला तो इंजीनियर हो के फिर भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर सकता है। ये जो 3 साल का बीए, बीकॉम, बीएससी करते हो, इसकी धेले भर की वैल्यू नहीं है, एक पैसे की वैल्यू नहीं है, सिवाय इसके कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसके बिना कोई तुम कंपटीशन नहीं दे सकते हो। 3 साल प्रतीक्षा करते हो उस डिग्री के लिए जिससे तुम्हें 2 रुपए की नौकरी नहीं मिल सकती है।
आईएएस को मजाक समझते हो, जिससे तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, उसे 6 महीने में करना चाहते हो। इसीलिए बेटे ऐसा सोचने वाले बार बार फेल होते हैं, फेल होते रहते हैं, बार बार लगातार। सिर्फ यही रीज़न है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी बस तैयारी करेंगे, टिक मार्क करेंगे, प्री तो यूं ही निकाल लेंगे, मेंस के लिए थोड़ा बहुत लिख लेंगे। लिखने का मतलब वो समझते हैं जैसे हाई स्कूल इंटर में लिखते थे, वैसे लिख लेंगे। वैसे लिख के कोई आज तक मेंस पास नहीं हुआ। इंटरव्यू को समझते हैं जैसे कि प्रैक्टिकल देते हैं, वाइवा देते हैं, ऐसे इंटरव्यू दे आएंगे। इंटरव्यू एक बहुत ही अलग चीज़ है, वो नहीं है जो यूट्यूब के वीडियोज़ में होता है कम से कम, लेकिन बहुत अलग चीज़ है। फिलहाल वो चर्चा यहाँ नहीं, वो हम कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन प्रीलिमिनरी की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 2 घंटे में से 10 मिनट तो निकाल दीजिए गोले भरने के लिए। आपको जो है 110 मिनट मिलते हैं। 10 मिनट आपको रखने हैं कम से कम इस बात के लिए कि फिर से चेक करने के लिए या कोई गोले मिटाकर गोले भरने के लिए। 100 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन करने हैं 100, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन। अब आप ये सोचिए कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन हैं, ये फर्स्ट पेपर की बात हम कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी की जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट पेपर के, सेकंड में तो कॉम्प्रिहेंशन आता ही आता है, तीसरे क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ही है। अगर आप रीजनिंग मैथ्स बेस्ड समझते हैं तो इससे बड़ी गलतफहमी आपकी दूसरी हो नहीं सकती। ये बात मैं 1000 बार बता चुका हूँ कि ये क्लैरिकल एप्टीट्यूड होता है रीजनिंग मैथ्स। ये एप्टीट्यूड जो है वो अफसर का एप्टीट्यूड नहीं है। ऑफिसर्स एप्टीट्यूड होता है डिसीजन मेकिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन यूपीएससी पता नहीं कौन से कोचिंग के दबाव में आकर दे नहीं रहा है पिछले कई साल से। हमारे ख्याल से 2011 और 12, 13 3 साल में आए हैं डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन आते थे और उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन इसके बाद लोक सेवा आयोग ने सिलेबस में तो रखा है लेकिन क्वेश्चन नहीं दे रहा है। स्पष्ट रूप से ये धांधली है, एकदम से साफ साफ मैं कहता हूँ कि जब आपके सिलेबस में है तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं दे रहे। इसका मतलब कोचिंग वाले ये क्वेश्चन करा नहीं पाते हैं, उनको अकल तमीज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी डिसीजन मेकिंग किया नहीं है, कभी अधिकारी तो रहे नहीं हैं, सुपर फेल लोग हैं। तो उनके दबाव में आकर, अब ये दबाव किस तरह का दबाव हो सकता है भाई पता नहीं, मुझे तो संदेह होता है कि आर्थिक दबाव भी हो सकता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, प्राइवेट वीडियो में ही कह सकते हैं ये बात, पब्लिक वीडियो में तो कह नहीं सकते, आरोप लगा नहीं सकते, प्रमाण तो कोई है नहीं। लेकिन ये तो प्राइवेट वीडियो है। तो मुख्य बात यह है कि ये बहुत बड़ी गलत बात है कि डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन वो नहीं दे रहे। यानी अब इसका एक नुकसान क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन बढ़ गए सेकंड पेपर में, और फर्स्ट पेपर में हिडन कॉम्प्रिहेंशन है। हिडन कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, जैसे कि प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट पढ़िए। 3 स्टेटमेंट दिए हैं ए बी सी। अब तीनों स्टेटमेंट बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, एक एक पैराग्राफ के, उनको पढ़िए। उनको पढ़ के तभी तो समझ में आएगा जब आपका कॉम्प्रिहेंशन मजबूत है। फिर इसके बाद आंसर होता है। आंसर होता है नंबर 1 ए एंड बी इज़ करेक्ट, नंबर 2 बी एंड सी इज़ करेक्ट, नंबर 3 ए एंड सी इज़ करेक्ट, नंबर 4 ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट, ए बी सी और ए बी सी आर करेक्ट। इस तरह से ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं है तो क्या है। एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन तैयार करने का तरीका आगे कभी बताते रहेंगे, लेकिन शॉर्ट में हम यहाँ बता दें कि कोई भी अखबार का एडिटोरियल पढ़िए, द हिंदू का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, हिंदुस्तान का, राष्ट्रीय सहारा का, दैनिक जागरण का एडिटोरियल पढ़िए। 30 सेकंड में अंदाज़ा लगाइए कि एडिटोरियल में क्या कहा गया है। फिर 2 मिनट में एडिटोरियल को डिटेल में पढ़िए और देखिए कि आपका अंदाज़ा सही था कि नहीं। अगर सही था तो आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता जा रहा है। फिर इसके बाद आर्टिकल उठाइए। आर्टिकल, बड़ा आर्टिकल उठाइए, 2 मिनट में देखिए पढ़ के उसको सरसरी निगाह से निगाह घुमा के कि आर्टिकल में क्या कहना चाह रहे हैं लेखक। फिर 5 मिनट में पूरा आर्टिकल पढ़िए और चेक करिए कि जो है आपने जो सोचा था वो सही है या नहीं। कॉम्प्रिहेंशन तभी सही होगा आपका जब आपकी वोकैबुलरी मजबूत होगी। अगर लिखे हुए के शब्द ही नहीं समझ में आएंगे तो फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से कर पाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए वोकैबुलरी ज़रूरी है। एक महीने मेहनत करनी है हार्डली। पहले दिन जो शब्द समझ में ना आए उनको लिखिए, डिक्शनरी से उनके मीनिंग लिखिए, चाहे वो हिंदी के हों चाहे अंग्रेज़ी के हों। अगले दिन फिर ऐसा करिए, अगले दिन फिर करिए। आप देखेंगे पहले दिन हो सकता है आपको 40 शब्द समझ में ना आए हों, अगले दिन 30 रह जाएंगे, अगले दिन 20 रह जाएंगे। ऐसे करते करते 1 महीना बीतते न बीतते पूरा अखबार आपको क्लियर हो जाएगा, प्रोवाइडेड जो शब्द आपने नोट किए हैं और जो शब्दों के अर्थ आपने निकाले हैं उसमें से गूगल करके
वो आपने याद की हो। याद करने का फार्मूला ये है कि रोज़ाना 5 शब्द याद करिए, ज़्यादा नहीं। 1 महीने के अंदर आपकी वोकेबुलरी इतनी मजबूत हो जाएगी कि प्रीलिम्स कोई समस्या नहीं रह जाएगा, मेंस राइटिंग कोई समस्या नहीं रह जाएगी, इंटरव्यू में बोलने में आपको हिचक नहीं होगी। मेरा फार्मूला अपनाएंगे तो ही पास होंगे, और कोचिंग्स का फार्मूला अपनाएंगे तो पास नहीं होंगे, क्योंकि वो कभी पास नहीं हुए हैं।